बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Quotation first of all. A fool's mind is at the mercy of his tongue, and a wise man's tongue is under the control of his mind. इसको सादे लफ्ज़ों में जो कहा जाता है वो ये है कि बेवकूफ़ बंदे की ज़ुबान में उसका दिल होता है, बेवकूफ़ बंदे के मुंह में उसका दिल होता है। यानी जो जी में आता है वो कहे जाता है, वो कह देता है, जबकि अक्लमंद इंसान के ज़ुबान उसके दिल में होती है, यानी वो दिल में बोलता है अक्लमंद इंसान। तो ये बहुत बड़ा मकाम है कि हम दिल में बातें करें और उससे हमें अल्लाह की तरफ से हिकमत अता हो। यहाँ जो ज़ाहिर चीज़ नज़र आ रही है वो ये भी है कि इंसान बोलने वाला अपनी मर्ज़ी से अगर बोले जाएगा तो वो बेवकूफ़ है, लेकिन जो कंट्रोल करके बोलेगा वही अक्लमंद है। ओके, इसलिए बोलने में एहतियात करनी चाहिए। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1. On his last bank statement, Qasim had a balance of rupees 175,000 in his checking account. उसने जब अकाउंट चेक किया तो उसमें ये बैलेंस था. He wrote one check for rupees 45,790 and another for rupees 112,921. What is his current balance? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले लिखें प्रीवियस बैलेंस जो पहले था, उसके बाद जो दो चेक्स के ज़रिए से अमाउंट ड्रा की, अमाउंट्स ड्रान थ्रू चेक्स, उनको लिख दें। उन दोनों को ऐड करके प्रीवियस बैलेंस से माइनस कर दें तो करंट बैलेंस आ जाएगा। वेरी सिंपल। सो करंट बैलेंस इज 175,000 माइनस सम ऑफ 45,790 एंड 112,921। इसको सम करके उससे माइनस करेंगे, वी गेट द करंट बैलेंस एज ₹16,289. क्वेश्चन नंबर 2. Last week, Wajid drove 283.4 km on 16.2 liters of petrol. He says that he averaged about 1.75 km per liter. Is his answer reasonable? Explain. तो हमने पहले देखना है कि जो एवरेज इस स्टेटमेंट के मुताबिक है, क्या वो ठीक है या नहीं, और क्वेश्चन को हमेशा एक्सप्लेन करना होता है। ये नहीं कि डेफ एंड म्यूट सोल्यूशन लिखा जाए। डिस्टेंस कवर्ड, जो डिस्टेंस कवर हुआ पहले उसको लिखा जाए, उसके बाद पेट्रोल कंज्यूम्ड, ये नहीं कि इधर लिखे डिस्टेंस उसके बाद लिखे पेट्रोल, तो ऐसे नहीं। हर एक चीज़ को ठीक तौर से लिखने की आदत होगी, स्टूडेंट की प्रैक्टिस ये होगी स्टूडेंट की, तो फिर ठीक तौर पे क्वेश्चन को परफॉर्म कर पाएगा सोल्यूशन में। ख़ास तौर पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करना होता है क्वेश्चन के अंदर। ये बात भी यहाँ भी नज़र आ रही है। एनी हाउ, एवरेज इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय नंबर ऑफ लीटर्स। एवरेज में वैल्यूज़ प्लग इन करें और आंसर आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद 17.5 किलोमीटर पर लीटर। अब ये वैल्यू है 1.75 पर लीटर और ये है 17.5 किलोमीटर पर लीटर। यहाँ एक बात मुझे याद आ रही है बच्चों की, जो स्टूडेंट्स आमतौर पे मिस्टेक करते हैं। पॉइंट लगाना था 7 के बाद, उसने लगा दिया 1 के बाद, तो देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया क्वांटिटी में। 1.75 बन गया आंसर, जबकि आंसर बन रहा है 17.5। तो इसी तरह से चीज़ों को केयरलेसली जब डील किया जाता है तो ऐसे ही होता है। एनी हाउ, अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, we are to conclude the solution as his answer is not reasonable. पूछा गया था is his answer reasonable, तो हमने बता दिया his answer is not reasonable।
उसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया. His stated average is 1.75 किलोमीटर पर लीटर while calculated average is 17.5. डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आगे पीछे होने से आंसर में कितना फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए ख्याल रखना है. केयरफुली अपने अटेम्प्ट को परफॉर्म किया करें. किसी स्टूडेंट की ज़िम्मेदारी आप पे नहीं है कि आप उसको पेन, पेंसिल, स्केल, इरेज़र या कोई भी चीज़ आप बताएं. ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है और घर से निकलते हुए उसके एल्डर्स की ज़िम्मेदारी है. और जहाँ पे वो परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे इन्विजिलेटर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको किसी को डिस्टर्ब ना करने दें. अगर किसी स्टूडेंट के पास कुछ नहीं है तो वो जो है उसके पास उसके मुताबिक वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करे. किसी को डिस्टर्ब करने की कोई किसी को परमिशन ही नहीं है. ओके, इसलिए टेस्ट या पेपर के दौरान कोशिश किया करें आपके पास सारी अपनी चीज़ें हों. मैंने ये भी अक्सर देखा है कि स्टूडेंट अपने तौर पे बैठा हुआ है और उसका कैलकुलेटर या उसकी पेंसिल या उसका मार्कर किसी और बच्चे के पास है और वो उसे यूज़ कर रहे हैं. जिसकी अपनी चीज़ है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इससे फारिग होगा तो मुझे वापस मिले, मैं अपना काम कंटिन्यू करूं. तो ये वो वायलेशन है जो आपने ख़ुद अपने राइट से की है. आपने अपना राइट खुद वायलेट किया है. आपकी चीज़ है वो आपके लिए है. आपके ऊपर कोई वाजिब नहीं है कि आप ना अल्लाह की तरफ से, ना बंदे की तरफ से, ना सोसाइटी की तरफ से, ना लॉ की तरफ से, रूल्स की तरफ से कि आपने उसको फुलफ़िल कर देनी है रिक्वायरमेंट. नहीं, हर एक की अपनी ज़रूरत है, वो अपनी ज़रूरत पूरी करे. और पेरेंट्स हमेशा बच्चों को सारी चीज़ें लेकर देते हैं. ये केयरलेसली हम कहीं मिस कर देते हैं, कहीं गिरा देते हैं, कहीं छोड़ आते हैं. तो ख्याल रखिए अपनी चीज़ों का. क्वेश्चन नंबर 3. Salma bought 3.2 yard of fabric for a total price of rupees 139.2. How much did the fabric cost per yard? हमने बताना है कि फैब्रिक की पर यार्ड कीमत क्या है. 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक कॉस्ट रुपीज़ 139.20. इसमें ज़ीरो नहीं था, हमने ज़ीरो लिखा इसलिए कि रुपीज़ को 2 डेसिमल पॉइंट तक लिखते हैं, 2 DP तक, इसलिए हमने इसको 2 DP तक लिखा. देन फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड. पर यार्ड का मतलब ये 6 क्लास में सीखा हुआ प्रोसीजर है जो अप्लाई हो रहा है. बस इसमें वो स्टेप नहीं लिखा, हम डायरेक्ट इसे लिख रहे हैं. वो स्टेप होता है यूनिटरी मेथड का. 1 यार्ड ऑफ फैब्रिक कॉस्ट, तो उसको इसी तरह लिखते हैं. यहाँ 1 नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड. बात एक ही है. 139 जो क्वांटिटी यहाँ पे होती है उसको इस क्वांटिटी पे डिवाइड कर देते हैं. इस तरह सिंप्लीफाई करने से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रुपीज़ 43.50. कैलकुलेटर में जब फाइंड करेंगे तो उसमें आंसर आएगा 43.5. अभी मैंने बताया कि रुपीज़ को पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना होता है. नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर एक्यूरेट नहीं है. बाकी अगर आपको गलत फेवर दी जाए एग्जामिनर की तरफ से जो आपके पेपर चेक करने वाले हैं या टेस्ट चेक करने वाले हैं, तो वो ये गलत चीज़ आपको फेवर में दे दे या वो इग्नोर कर दें इस बात को, तो ये गलत बात है. राइट नहीं बनता स्टूडेंट का कि उसके फुल मार्क्स हों. जिसने रुपीज़ को 43.50 लिखा और जिसने 43.5 लिखा, दोनों इक्वल नहीं हैं. दोनों के मार्क्स सेम नहीं होने चाहिए. Anyhow, we proceed towards question number 4. Momina walks 3.5 kilometer per hour. She took a 12 hours walk. How far did she walk? इसमें भी फिर वही बात कि स्पीड को हम v से शो करते हैं. स्टूडेंट से दैट v से तो वेलोसिटी को शो करते हैं, तो स्पीड को भी v से शो करते हैं, वेलोसिटी को भी v से शो करते हैं. वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क डायरेक्शन का होता है. आप फिज़िक्स के स्टार्ट में ये पढ़ेंगे, काइनेमैटिक्स जहाँ पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ आती है. स्पीड भी v से ही शो होती है. तो वॉकिंग स्पीड हमें दी गई है 3.5 किलोमीटर पर आवर. टाइम ऑफ वॉक 12 आवर्स है, स्मॉल t से लिखते हैं. डिस्टेंस कवर्ड s, डिस्टेंस को s से लिखा जाता है. यह अननोन है. हाउ फार डिड शी वॉक, हमने ये फाइंड करना है. वी नो दैट s इज इक्वल टू vt. Then s is equal to 3.5 into 12.
सिंप्लीफाइंग इट वी गेट s इज इक्वल टू 42 किलोमीटर। ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए इसके आंसर इधर आंसर लिख के छोड़ नहीं देना कि बस कंप्लीट हो गया सोल्यूशन, इसको वर्ड्स में ही कंक्लूड करना है। देयरफॉर शी वॉकड 42 किलोमीटर्स। क्वेश्चन है हाउ फार डिड शी वॉक, तो हम लिखेंगे शी वॉकड 42 किलोमीटर। ओके, हर एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसा मुंह वैसा थप्पड़। ठीक है, तो ख्याल रखना है इस बात का कि जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है डेसिमल फ्रैक्शन में, तो आंसर भी डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना चाहिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कॉमन फ्रैक्शन में, तो आंसर भी कॉमन फ्रैक्शन में लिखना चाहिए। और अगर क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम में, तो वर्ड्स में ही उसका आखिरी स्टेप होना चाहिए, यानी कंक्लूजन होना चाहिए। दिस इज़ लॉजिकल वे। मैथमेटिक्स इज़ अ लॉजिकल सब्जेक्ट, इसलिए इसमें लॉजिक का ख्याल रखना है। लॉजिक सीख जाएं तो लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा लोगों से। इस पर फिर बात करेंगे कभी। क्वेश्चन नंबर 5, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ ट्रिप ऑन अ 7-day ट्रिप। ईच डे दे हाइक्ड between 5.5 to 7.5 miles. It is reasonable to assume that clubbing the days the club hiked less than 35 miles, between 35 and 55 miles, equally 55 miles, more than 55 miles. तो हमने ड्यूरेशन को देखा 7 days, मिनिमम हाइकिंग पर डे 5.5, वी आर गिवन बिटवीन दिस एंड दिस, मीन्स ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। तो मिनिमम हाइकिंग पर डे, देन मैक्सिमम हाइकिंग पर डे, मिनिमम हाइकिंग ऑन ट्रिप 7 days का है, पर डे है 5.5, उसको मल्टीप्लाई कर दें 38.5। मैक्सिमम हाइकिंग ऑन ट्रिप 7.5 इंटू 7, क्योंकि ये 7.5 है मैक्सिमम हाइकिंग पर डे, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया। दोनों क्वांटिटीज़ को चेक करें कि ये लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं। 38.5 टू 52.5, ये कौन सी रेंज है, ये इसके अंदर है, बिटवीन 35 टू एंड 55। 35 से ज़्यादा है, 55 से कम है। सो दिस रेंज लाइज बिटवीन 35 and 55. B is true choice. तो हमने लिखा therefore B is reasonable to assume. It is reasonable to assume that clubbing the days the club hiked between 35 and 55 miles. Okay. Next. अगर कंप्लीट लिखें तो भी ठीक है, ज़्यादा बेहतर है, फॉर बेटर। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज्ड 42 बैलून्स एट ₹1.85। देखिए फिर वही है ना, रुपीज़ को 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा गया है। अगर कहीं नहीं लिखा जाता तो ये स्टूडेंट्स ने खुद से लिखना होता है। स्टूडेंट को चेक करने के लिए भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, कुछ वैल्यूज़ को छोड़ भी दिया जाता है। इस तरह के जो स्टूडेंट जानते हैं वो खुद से इसको लिखेंगे, सो दैट दे मे बी कंसिडर्ड एज केयरफुल एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स। अब मैंने 1-2 स्टूडेंट्स के नोट्स देखे तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस लिखा हुआ बैलून्स 42, नंबर ऑफ बैलून्स नहीं है, बैलून्स 42, रुपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है रुपीज़, या कास्ट रुपीज़ 1.85, टोटल कास्ट ऑफ बैलून्स नहीं लिखा हुआ, बस लिखा हुआ है टोटल में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ऐसे नहीं करना, हर एक चीज़ को ठीक तरह से परफॉर्म करना है, लॉजिकली परफॉर्म करना है। टोटल कास्ट ऑफ बैलून्स, यहाँ बैलून्स का जिक्र हो रहा है, एक बैलून का रेट हमें गिवन है, तो 42 बैलून्स का रेट क्या होगा,
इसलिए इसको हमने एक ख़ास तरीके से लिखना है। वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है लेकिन कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेन करना है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर दिया जाए तो 4 मार्क्स इन्हीं 3 स्टेप्स के नहीं होंगे। बैलून्स 42, कास्ट, अब लिखा नहीं है कास्ट किस चीज़ की, कास्ट ऑफ बैलून लिखे ना, या रेट ऑफ बैलून, और फिर उसके बाद लिख दें टोटल कास्ट किसकी, बैलून लिखना ज़रूरी है क्योंकि बैलून पे ही बात हो रही है। और जब ये आंसर आ जाए फिर आंसर आपके पास आएगा जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 77.7। कैलकुलेटर में ये ज़ीरो नहीं आएगा, लेकिन हमने ज़ीरो लिखना है इसलिए कि रुपीज़ को डबल डिजिट तक लिखना होता है डेसिमल पॉइंट के बाद, और ये उसका कंक्लूजन। वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड्स में कंक्लूजन लिखना है। देयरफॉर रुपीज़ 77.70 इज़ द टोटल अमाउंट। जैसे वर्डिंग है उसी वर्डिंग को ही तो प्रोड्यूस कर देना है, यहाँ परफॉर्म कर देना है, यहाँ पे लिख देना है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट, सो वी विल राइट रुपीज़ 77.70 इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स। टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता, 10 सेकेंड का काम है, लेकिन ये जो आप 10 सेकेंड लगाते हैं आप अपने आप को एक ऐसे प्रोसीजर के मुताबिक ले आते हैं कि आप हर एक चीज़ को समझने भी लगते हैं और प्रैक्टिस में भी आ जाती है। फिर आप हर जगह पे ठीक तौर से परफॉर्म कर सकते हैं। वरना स्टूडेंट से क्वेश्चन किया जाता है, उसका एक सिंपल सेंटेंस में जवाब दिया जा सकता है, वो एक एक वर्ड में जवाब देता है। बेटा आप कब आए, सर सुबह को। सुबह का क्या मतलब है, सुबह तो शुरू होती है जब सूरज नहीं निकला होता। तो इस चीज़ को बताना होता है कि मैं 8 बजे आया हूँ, जिस वक्त आप यहाँ इस एनक्लोजर में नहीं थे तो मैंने आपको ढूंढा लेकिन आप मुझे नहीं मिले, इसलिए मैं फिर आपका इंतज़ार करने लगा। तो आप बस 5 मिनट बाद सर आप आ गए, मैं बस 5 मिनट पहले ही आया हूँ 8 बजे। तो ये एक एक्सप्लेन्ड आंसर है जिसमें फर्दर क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपसे कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, जो भी आपके साथ कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 yard long rectangular banner. They paid rupees 3.75 per yard for the fabric and rupees 9 for the foam to go around the banner. 10 yard perimeter. अब पेरीमीटर हमें बताया गया है, हमें जो रिक्वायर्ड है हमने उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, हमने विड्थ बतानी है, हमने रुपीज़ में नहीं पढ़ना कि टोटल कास्ट कितनी आई बैनर में, ये ख्याल रखना है। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, हमने बैनर की विड्थ बतानी है, बाकी चीज़ों को हमने कंसिडर नहीं करना। जो रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हीं को हम कंसिडर करेंगे सोल्यूशन के अंदर। लेट एल एंड डब्ल्यू, एक्स वाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, एल फॉर लेंथ, डब्ल्यू फॉर विड्थ। अगर इसमें ब्रेथ का वर्ड होता तो आप बी लिखते स्मॉल। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम एक्स वाई से ही शो करेंगे वेरिएबल्स को, नहीं। एल फॉर लेंथ, डब्ल्यू फॉर विड्थ, बी द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर बैनर। सो एल इज इक्वल टू 4 हमें बताया गया है। A group of friends made 4 yard long rectangular banner, तो लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर, देन पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर का फॉर्मूला पहले लिखा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ या लेंथ प्लस विड्थ। ब्रेथ और विड्थ एक ही चीज़ होती हैं। आल्सो गिवन पेरीमीटर इज 10 यार्ड, तो 10 यार्ड गिवन है, ये फॉर्मूला के मुताबिक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमें गिवन है इंफॉर्मेशन में, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे इस तरह से। 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 10, 2 को अदर साइड कन्वर्ट करें, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से डिवाइड हो जाएगा। एल प्लस डब्ल्यू बिकम्स 5, 4 को प्लग इन किया, एस लेंथ इज गिवन एज 4, इसको प्लग इन किया इसमें एल की जगह, तो अब इस 4 को इस साइड पे कन्वर्ट करें इस तरह से। W इज़ इक्वल टू 5 माइनस 4, W इज़ इक्वल टू 1 यार्ड। अब इसके साथ ये नहीं लिखना कि दिस इज़ द आंसर, नो, दिस इज़ वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड्स में इसका कंक्लूजन लिखें, कंक्लूजन बिकम्स, इतना ही लिखना है सिर्फ। सो द विड्थ
was 1 yard. Width is नहीं, what was the width of the banner? Width was 1 yard. ओके अगर आपने यहाँ पे आंसर लिख दिया तो 0.5 मार्क्स कम होने चाहिए आपके एग्जामिनर के ज़रिए से। आपको 0.5 मार्क्स का ये डेफिसिट पड़ेगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये स्टेप मैंने छोड़ दिया। और जब हम आपके मार्क्स डिडक्ट करते हैं मार्किंग करते हुए, वो इसलिए नहीं होता कि मार्क्स बचाने से हमें कोई डॉलर्स मिलते हैं या रुपीज़ हमें बच जाते हैं। नहीं, जब तक पनिशमेंट ना हो इंसान को समझ नहीं आती, पता नहीं चलता कि उसने कुछ गलत किया है। वो बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरों को देख के सीख जाते हैं, इंतहाई कम, लेस देन 1%। तो बाकी सब लोग ऐसे ही समझते हैं कि जब उनको पनिश किया जाता है तो समझ आती है। ओके, वी प्रोसीड टुवर्ड द 8th question, which is the last question of this video. Question number 8. A shoe factory has an asset for rupees 20,000, of which 3/5 is the capital and rest is the debt. इसको डेट पढ़ना है, DET डेट। जैसे डिटर्मिनेंट के लिए हम DET यूज़ करते हैं, ये भी बी इसमें साइलेंट है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेट। हमें ये फार्मूला दिया गया है कि एसेट इज़ ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेट। अब हमें जो 100,000 एसेट गिवन है, एसेट उसका 3/5 कैपिटल है, तो हमने इसको फाइंड करना है। फैक्टरीज एसेट 100,000, उसके बाद कैपिटल इज़ 3/5, इसका 3/5 ऑफ 100,000। ऑफ को कन्वर्ट करते हैं सिंप्लीफाई करते हुए मल्टीप्लिकेशन साइन से, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट इट एज 1200,000। व्हाट इज़ इट? दिस इज़ द कैपिटल। अब हमने फाइंड क्या करना है? डेट। यहाँ से डेट का फॉर्मूला डेवलप होगा, कैपिटल को इस साइड पे कन्वर्ट करें, एसेट माइनस कैपिटल इज़ इक्वल टू डेट। तो एसेट हमारे पास ये है, कैपिटल हमारे पास ये है, तो इसको माइनस कर लेंगे, हमारे पास ये आंसर आ गया। लेकिन ये आखिरी स्टेप नहीं है। अगेन एंड अगेन आई एम्फेसाइज दैट वर्ड प्रॉब्लम का आंसर या आखिरी स्टेप, उसका कंक्लूजन वर्ड्स में होना चाहिए। सो दिस इज़ द conclusion. Therefore, the amount of capital and debt are rupees 1200,000 and 800,000 respectively. Okay. Thanks a lot.